54 साल बाद भी कांग्रेस का प्रवक्ता टीवी पर बैठकर ऐसे ढिंढोरा पीटता है जैसे इंदिरा गांधी खुद चली गई थी वहां पर लड़ने। वो शेर है ना कि सच घटे या बड़े, सच सच न रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो आईना कभी झूठ बोलता ही नहीं। तथ्य तर्क सब कुछ आपका आधा अधूरा, आपकी पार्टी की तरह। इस देश के पास ऑपरेशन सिंदूर करने का मौका पहले नहीं था क्या? दिल्ली के लाजपत नगर ब्लास्ट, दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का ब्लास्ट, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट, प्रयागराज में ब्लास्ट, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं संकट मोचन हनुमान मंदिर में बनारस में ब्लास्ट। मेरे पास पूरी डिटेल है। आपने 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। 10,000 करोड़ दूं, 20,000 करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़, ₹1 भी खर्च नहीं किया। 24-25 के बजट में फिर 26,000 करोड़ के नेशनल हाईवे, 10,000 करोड़ रेलवे के, 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ में जो बर्बाद हुआ बिहार, ₹1 दिया क्या? बताइए ना। बिहार के लोग पूछ रहे हैं आपसे। अगर इतना काम है तो फिर घर घर जाके सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय है। मैं गंभीर रूप से चिंतित हूं मेरे बिहार के मुख्यमंत्री जी के लिए। उनका स्वास्थ्य खराब है, चिंता है गंभीर। उनका इलाज कराना चाहिए, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। किस बात का दबाव बना रहे हैं मैं नहीं समझ पाया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस और विपक्षी दल हर दिन ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जनता से बताने के लिए जमीन पर उतर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी सबसे पहले गुजरात के दौरे पर गए और अब प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के दौरे पर हैं। बिहार में जल्द ही विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा बीजेपी को होगा या फिर नहीं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ज्यादातर लोग उससे सहमत हैं कि एनडीए पहले भी आगे लग रहा था। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बल्ले बल्ले है बीजेपी की। अबे दुबे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन ने क्या हाल किया है बिहार का, एक नजर डाल दीजिए बस उस पर, तो आपको साफ हो जाएगा कि चुनाव में जनता क्या निर्णय लेने जा रही है। जिस कास्ट सर्वे को प्रधानमंत्री जी जिस दिन परिणाम आए थे उस दिन पाप बता रहे थे भाषण देकर, क्योंकि उनके साथ नहीं थे, हमारे साथ थे जेडीयू। तो कास्ट सर्वे हुआ 94.4 लाख परिवारों की आमदनी 10,000 रुपए से कम, मतलब 5 करोड़ लोगों की आमदनी 40 रुपए रोज पर जिंदा है, और 81.91 लाख परिवार अर्थात 4 करोड़ लोगों की आमदनी 67 रुपीज पर जिंदा है। कल्पना कीजिए कितनी भयानक गरीबी। मैं बहुत दुख और व्यथित होकर यह बात कह रहा हूं क्योंकि मैं उस दिन मौजूद था कि जब पहलगाम में बिहार के जो सपूत हैं आईबी ऑफिसर मनीष रंजन जी की शव यात्रा निकल रही थी, तब नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मधुबनी में बिहार में एक चुनावी रैली में शहनाई बजा रहे थे। हंसी ठिठोलियां हो रही थी। मुझे बहुत वेदना और दुख हुई। प्रधानमंत्री जी आखिरी 2 सवाल करना चाहता हूं। आप अगस्त 2015 में आए थे, मेरे पास पूरी डिटेल है। आपने 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। 10,000 करोड़ दूं, 20,000 करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़, ₹1 भी खर्च नहीं किया। 24-25 के बजट में फिर 26,000 करोड़ के नेशनल हाईवे, 10,000 करोड़ रेलवे के, 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ में जो बर्बाद हुआ बिहार, ₹1 दिया क्या? बताइए ना। बिहार के लोग पूछ रहे हैं आपसे कि आपने आखिर न्याय क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री जी। वोट देने का एक कारण तो बताइए प्रधानमंत्री जी। शिवम त्यागी रुको जरा, सब्र करो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले 23 साल से पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री रहे। लगातार दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात सिर्फ काम करते हैं, जनता के बीच में है। भाई लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। जैसे कि कुछ लोगों को मौका मिला कि वो राज परिवार में पैदा हो जाए, तो उन्होंने किस चीज का रिकॉर्ड बनाया कि एक साल में 64 विदेश यात्राएं करे, हर महीने में 5, वो भी विदेश की। अब मेरे प्रधानमंत्री जी को मौका मिला है, इट्स द फेवरेबिलिटी ऑफ टाइम ऑफ बिगिनर्स लक, कि उनको मौका मिला कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनाऊं तो देश की सेवा में जुड़ जाता हूं, प्रधानमंत्री बनाऊं तो देश की सेवा में जुड़ जाता हूं। अब बिहार पर आते हैं। भाई वो बिहार तो अकेले जा नहीं रहे, वो बिहार भी जा रहे हैं, वो सिक्किम भी जा रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल भी आ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश भी आ रहे हैं। बात तो सही है। अब आ जाते हैं विकास पर। इन्होंने कहा कि भाई विकास, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, बिल्कुल शुरुआत में आपने बता ही दिया कि 48,520 करोड़ का थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जिसकी आधारशिला रखने वाले हैं। सोननगर मोहम्मदगंज के बीच 1330 करोड़ रुपए का एक जो सबसे बड़ा रेलवे लाइन है उसको राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। NH 119A पर जो काम चल रहा है उसकी जो आधारशिला रखने वाले हैं। अब इन्होंने कहा कि काम क्या किया, 20 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़।
अब उन्होंने पेपर पढ़े तो मेरी भी मजबूरी है पेपर पढ़ना, हालांकि मैं पढ़ना नहीं चाहता, जनता जानती है। नेशनल हाईवे पिछले, मैं सब केंद्र सरकार के काम गिना रहा हूं आपको, 2000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे, इसके अलावा नेशनल हाईवे 31, नेशनल हाईवे 28, नेशनल हाईवे 57, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 33 का एक्सटेंशन किया, भारतमाला प्रोजेक्ट बनाया, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 1.5 करोड़ शौचालय बनाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35 लाख घर सैंक्शन हुए, 3 लाख बनाए जा चुके हैं, 1.5 करोड़ नल से जल और 1.5 करोड़ ही करोड़ उज्ज्वला योजना के एक्सटेंशन। इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो पटना एयरपोर्ट को एक्सटेंड किया गया, उसका एक्सटेंशन हुआ। अब अगर इतना काम है तो फिर घर घर जाके सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय है। भाई काम मैं करता हूं, मेरे देश की फौज ने, मेरे देश की सेना ने, डिसाइसिव सरकार ने एक निर्णय लिया, हमने दुश्मन को पीटा, हम बताएंगे, क्यों नहीं बताना चाहिए? ये मुझे नहीं पता, वैसे तो अभय जी बहुत फिट आदमी है, 6 पैक एब्स वाले हैं, मैं उनका अंदाजा, उनकी त्वचा से उनका अंदाजा उम्र का लगा पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 75 में शायद ये 1971 में शायद पैदा भी ना हुए। 54 साल बाद भी कांग्रेस का प्रवक्ता टीवी पर बैठकर ऐसे ढिंढोरा पीटता है जैसे इंदिरा गांधी खुद चली गई थी वहां पर लड़ने। गजब बेइज्जती है। हम ना कहें भाई, मतलब हमने एक न्यूक्लियर स्टेट में घुसकर पहले आतंकवादियों को निपटाया, उनका मन नहीं भरा, फिर उनके एयरबेस को निपटाया, मन नहीं भरा, उनके सेना के जवान मारे गए। अब कहते नहीं बात मत करो, इसकी तो राजनीति है। अरे भाई राजनीति है तो फिर आप क्या कर रहे थे पिछले 54 साल से? अच्छा, फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव पर? मैं मानता हूं कि राष्ट्र से संबंधित और राष्ट्र गौरव से संबंधित जो भी कोई विषय है और उस पर कोई भी सरकार अगर फैसला लेती है तो जन के दिमाग पर, लोगों के दिमाग पर, दिल पर इसका सीधा फर्क पड़ता है, पड़ना चाहिए। और एक और चीज, अगर आप जन भावना के खिलाफ जाकर करते हो, शतमुर्ख की तरह धरती में गर्दन घुसाकर बैठ जाते हो आतंकवादी हमले के बाद, तो उसका भी फर्क पड़ता है, वो भी इस देश ने देखा। ओके, अबे दुबे 1 मिनट और। मैं गंभीर रूप से चिंतित हूं मेरे बिहार के मुख्यमंत्री जी के लिए। उनका स्वास्थ्य खराब है। अभी हमने देखा एक अधिकारी के सिर पर गमला रख दिया, हमने देखा कि एक जगह श्रद्धांजलि सभा में गए, वो श्रद्धांजलि के फूल उठाकर अपने मंत्री के सिर पर डालने लगे, प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़ के उंगलियां गिनने लगते हैं, राष्ट्रगान के समय वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। मुझे चिंता है गंभीर, उनका इलाज कराना चाहिए। उन पर दबाव बनाया जा रहा है, किस बात का दबाव बना रहे हैं मैं नहीं समझ पाया। आखिरी बात, मैं तो देख रहा हूं जब हमारे साथ नीतीश कुमार जी थे तो घोषणा की गई थी कि वो जो 94 लाख परिवार हैं जो 40 रुपए रोज पर जिंदा हैं एक व्यक्ति, उनको 2-2 लाख रुपए दूंगा। ये सदन के अंदर घोषणा की। मोदी जी के साथ आए, मोदी जी ने साफ इनकार कर दिया, इन्होंने भी इनकार कर दिया, एक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। ये जो ऑपरेशन सिंदूर, आप उम्मीद कर सकते हैं, पुलवामा में कहा था कि शहीदों के नाम पर वोट दे देना प्रधानमंत्री जी ने, तो अभी नहीं मांगेंगे क्या ये लोग? आतंकवाद जैसी घटना में इन्होंने जिक्र किया विदेश यात्राओं का। 151 विदेश यात्रा प्रधानमंत्री जी ने किए, 74 देशों में गए, 10 बार अमेरिका गए। अमेरिका ने फॉल्स इक्विवेलेंस पर पाकिस्तान और भारत को एक तराजू में तोल दिया। अरे हम आतंकवाद का शिकार है और वो आतंकवाद की शरण स्थली है। जो ऑल वेदर अलाइड था रशिया, भारत दोनों नीतीश कुमार का जिक्र किया। यूरोपीय यूनियन हमारे साथ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ जो एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। वो शेर है ना कि सच घटे या बड़े, सच सच न रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो आईना कभी झूठ बोलता ही नहीं। तथ्य तर्क सब कुछ आपका आधा अधूरा, आपकी पार्टी की तरह। इस देश में 1971 में यूनाइटेड नेशंस में कितने रेजोल्यूशन आए थे इस देश के खिलाफ? 1 दर्जन से ज्यादा। 1965 की वॉर में कितने रेजोल्यूशन आए थे इस देश के खिलाफ? करीब 7-8। 1999 के बाद भी ओआईसी की स्टेटमेंट आती थी, जितने भी मिडिल ईस्ट के सारे मुल्क के सबके देश के खिलाफ स्टेटमेंट आती थी। कोई एक स्टेटमेंट बताइए ओआईसी की, कोई एक स्टेटमेंट, कोई रेजोल्यूशन बताइए यूनाइटेड नेशंस में जो भारत के खिलाफ आया हो। हालांकि एट फर्स्ट सब ने इसको कहा कि नहीं आतंकवादी हमला है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए और सारे राष्ट्र जो है खुलकर हमारे साथ आए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, और आए तो है, ये तो हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी की जीत है। नहीं भी आते तो हम ऐसे ही घुस के मारते, आपकी तरह डर डर के लोगों के पास नहीं जाते, हमें बताइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब बाकी आगे आना चाहता हूं। कहा गया कि इस देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश के पेट्रोल पंप्स और तमाम जगहों पर होर्डिंग्स और कटआउट लग रहे हैं। सब मुझसे कम से कम, मैं ससम्मान कहना चाहता हूं, 3-3, 4-4 दशक पुराने तो है ही इस पैनल में, है ना? इस देश के पास ऑपरेशन सिंदूर करने का मौका पहले नहीं था क्या? दिल्ली के लाजपत नगर ब्लास्ट, दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का ब्लास्ट, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट, प्रयागराज में ब्लास्ट, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं संकट मोचक हनुमान मंदिर में, बनारस में ब्लास्ट, 26/11 करते थे ना ऑपरेशन सिंदूर। किसने रोका था आपको? बीच में नहीं, किसने रोका था आपको भाई ऑपरेशन सिंदूर करने से? आप ऑपरेशन सिंदूर तो शायद इनके लिए कुछ और करते थे भाई, रोका किसने था? और अगर करोगे तो मैं मानता हूं इस देश को पूरा अधिकार है इस बारे में बात करने का, और क्यों ना करें भाई। इसके अलावा हमारे 52 सैनिक मानक जी जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे पाकिस्तान में, उनका आज भी कहीं अता पता नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी और अभय दुबे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।